वर्ल्ड वॉर टू इसको कहते हैं कि आज तक के पूरे मानव के इतिहास में ये सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा घातक लड़ाई थी। इसमें 50 से भी ज्यादा देश इन्वॉल्व थे और आप कह सकते हैं कि एक तरह से पूरी दुनिया किसी न किसी तरह से इस लड़ाई में जुड़ी हुई थी। उसके साथ इस लड़ाई के दौरान और इस लड़ाई के बाद बहुत सारे टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुए जो हम आज भी इस्तेमाल करते हैं। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है कंप्यूटर्स, जो आज हम इस्तेमाल करते हैं। उसका जन्म कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ था। ये एक बहुत ही बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था, 6 साल चला था और इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट लड़ाइयां हुई थी, इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे और एक वीडियो में उनको बताने जाएंगे तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें स्किप करनी पड़ेंगी। तो इसलिए मैंने एक पूरी सीरीज बनाई है वर्ल्ड वॉर 2 की, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। उसमें काफी एपिसोड्स हैं और उस जो प्लेलिस्ट है, वो जो सीरीज है, उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इस वीडियो में हम वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में संक्षेप में बात करेंगे, मतलब हम समरी देखेंगे वर्ल्ड वॉर 2 की कि कैसे ये लड़ाई शुरू हुई, इस लड़ाई के दौरान क्या हुआ और वर्ल्ड वॉर 2 खत्म कैसे हुआ। ये वीडियो मैंने एक बुक से पढ़ के बनाया है। उस बुक का नाम है द सेकंड वर्ल्ड वॉर। उसको लिखा है एंटनी बीवर ने। उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर की। कहानी शुरू होती है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद 1918 में जब जर्मनी की हार हो गई। तो हार के बाद जर्मनी के ऊपर बहुत सारे हार्श टर्म्स लगाए गए ट्रीटी ऑफ वर्साई में। जो देश जीते थे एलाइज, यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस और इटली भी, इन सब ने मिलके जर्मनी के ऊपर उनको ये कहा कि ये जो लड़ाई हुई थी वर्ल्ड वॉर 1, ये पूरी तरह आपकी गलती थी और जितना भी इसमें नुकसान हुआ है देशों का, वो सारे नुकसान की भरपाई आपको ही करनी है। उसके साथ साथ जर्मन एम्पायर के पास कुछ एरियाज जो थे वो उनसे ले लिए गए, उनकी टेरिटरी छोटी कर दी और उनसे कहा गया कि अब आपकी जो आर्म फोर्सेस हैं वो बहुत छोटी रहेंगी, आप एयरफोर्स नहीं रख सकते। उनके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए, जिसकी वजह से जर्मनी की जनता के उनमें बहुत ही गुस्सा था। उनको यह था कि लड़ाई तो सबने की थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो सारा जो प्रेशर है, सारा जो फाइन है, ये एक कंट्री से ही क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि इतनी हैवी फाइन्स लगाए थे बाकी जीती हुई कंट्रीज ने जर्मनी के ऊपर, तो इसलिए जर्मनी की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह चरमरा गई थी। जस्ट वर्ल्ड वॉर 1 खत्म होने के बाद 1922 और 23 में हाइपर इन्फ्लेशन आया जर्मनी में, मतलब वहां की करेंसी की वैल्यू एकदम खत्म हो गई थी। वहां पे एक ब्रेड लेने के लिए आप समझिए कि आपको 5 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे, ऐसी हालत हो गई थी। उसके बाद ऑब्वियसली 1929 में अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन आया, जिसकी वजह से अमेरिका की अर्थव्यवस्था खराब हो गई। इस वजह से जर्मनी की जो इकोनॉमी है वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गई थी। इस सब के दौरान जब जर्मनी की हालत बहुत खराब थी, वहां की इकोनॉमी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और लोगों को खाने पीने की समस्या हो रही थी, तब जाके एक इंसान जिसका नाम था एडोल्फ हिटलर, वो सामने आया। इस व्यक्ति ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मन सेना में सर्विस की थी और इसने जनता को ऐसा कहना शुरू किया कि अगर आप मुझे इलेक्ट करें, मुझे आप सत्ता में लेके आए, मेरी पार्टी को आप जिताएं, तो हम जर्मनी को पूरी तरह बदल देंगे। इसकी पॉलिटिकल पार्टी का नाम था नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी, जिसको इंग्लिश में नाजी पार्टी कहते हैं। तो इसने पहले कोशिश की सत्ता में आने की, सरकार गिराने की कोशिश की, बट शुरू में इसको सक्सेस नहीं मिली। बट इसकी ये बात थी हिटलर की कि बोलता बहुत अच्छा था, तो लोग इसके साथ धीरे धीरे जुड़ने लगे और धीरे करते 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 फाइनली 1933 में इसके हाथ में पावर आ गई और ये बन गया जर्मनी का चांसलर। और अगले साल 1934 में इसने अपने आप को घोषित कर दिया कि ये जर्मनी का फ्यूरर है, मतलब सुप्रीम लीडर। इसके ऊपर जर्मनी का कोई भी लीडर नहीं है, कोई भी सरकार, कुछ भी इसके ऊपर नहीं है, सब इसके अंडर होंगे। उसके साथ साथ इसने बहुत सारे बदलाव किए वहां के कानून में, जो आर्म फोर्सेस हैं उसमें बहुत बदलाव किए। उसने ये कहा कि अब कोई भी जब सिपाही भर्ती होगा फौज में, तो वो जर्मनी की कसम नहीं खाएगा, वो हिटलर की कसम खाएगा, मतलब उसकी जो वफादारी है वो हिटलर के प्रति है। तो बहुत बड़े बड़े चेंजेस किए उसने पावर में आने के बाद। वो इसलिए ताकि सारी पावर जो है वो अल्टीमेटली हिटलर के ही हाथ में हो। इसके साथ साथ उसने जर्मनी की इकोनॉमी पे भी काम करना शुरू किया। उसने जर्मनी में बहुत सारे गवर्नमेंट वर्क्स चलाए, मतलब बहुत बिल्डिंग्स बनवाई, स्कूल्स बनवाए और बहुत सारी ऐसी इमारतें बनवाई जिसकी वजह से जो जनता के पास नौकरी नहीं थी उनको धीरे धीरे नौकरी मिलना शुरू हुआ और इकोनॉमी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज इसने की वो थी जर्मनी का रीआर्मामेंट। मतलब जर्मनी को ट्रीटी ऑफ वर्साई में वर्ल्ड वॉर 1 के बाद कहा गया था कि आपको एयरफोर्स नहीं रखनी है, आपको अपनी सबमरीन्स नहीं बनानी है, आपके पास जो आर्मी रहेगी वो बहुत 1 लाख लोगों से ज्यादा नहीं हो सकती। ये सारे उनमें लिमिटेशन लगाए गए थे, तो उन सब को हिटलर ने तोड़ना शुरू किया। पहले उसने सीक्रेटली अपनी एयरफोर्स को बिल्ड करना शुरू किया, उसने नए नए टैंक्स बनवाने शुरू किए और ये सब कुछ वो सीक्रेटली कर रहा था। धीरे धीरे जब उसकी कंट्री की स्थिति और
उनकी मिलिट्री की जब पोजीशन स्ट्रांग होने लगी तो फिर इसने लोगों के सामने आके बोलना शुरू किया कि हाँ भाई मेरे पास एयरफोर्स है, मैं यू-बोट्स बना रहा हूं। सब उसने लोगों को बताना शुरू किया, क्योंकि अब जो बाकी यूरोपियन देश थे जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी को हराया था, ब्रिटेन, फ्रांस, वो लोग अब इससे घबराने लगे थे, क्योंकि इतने पूरे टाइम में जर्मनी ने तो अपने आप को बहुत स्ट्रांग कर लिया था, बट फ्रांस बहुत पीछे था अभी, और ब्रिटेन भी, वो भी उन्होंने सोचा था कि इसके बाद वर्ल्ड वॉर नहीं होना चाहिए, और इसीलिए उन्होंने सारा जो अपनी मेहनत की थी वो कॉन्फ्लिक्ट्स को प्रिवेंट करने के लिए की थी। उन्होंने अपने आप को तैयार किया ही नहीं था। एक और इंपॉर्टेंट प्लेयर था यूरोप में जो हिटलर का साथ दे रहा था, वो था बेनितो मुसोलिनी। अगर आप वर्ल्ड वॉर 2 का मैप देखेंगे यूरोप का, तो आपको नजर आएगा कि जर्मनी के बिल्कुल नीचे है इटली, उसका पड़ोसी देश है, और इटली में जो एल ड्यूचे जिनको कहते हैं, जो मेन लीडर थे, वो थे बेनितो मुसोलिनी। वो फासिस्ट आइडियोलॉजी में बिलीव करते थे। उनका भी ये मानना था कि सारी जो ताकत है देश की वो एक इंसान के पास होनी चाहिए, और सारी जो जनता है वो उस एक इंसान को ही फॉलो करेंगे। अगर वो एक इंसान सही कह रहा है तो सही, अगर वो गलत कह रहा है तो गलत। लोगों के पास ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि गलत को पॉइंट आउट करे, उसको सही करे। मेन बंदा सब कुछ डिसाइड करेगा। और इसी वजह से बेनितो मुसोलिनी और एडोल्फ हिटलर की बहुत बनती थी। इनफैक्ट ऐसा कहते हैं कि हिटलर प्रेरित हुआ था मुसोलिनी से वैसी फासिस्ट सरकार चलाने के लिए जर्मनी में भी, और नाजी पार्टी के भी जो प्रिंसिपल्स थे वो काफी फैसिस्ट पार्टी की तरह ही थे, और इसीलिए हिटलर और मुसोलिनी में बहुत बनती थी। तो जब जर्मनी की पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो गई तो 1938 में हिटलर ने जर्मन ट्रूप्स को भेज दिया, कहां? ऑस्ट्रिया में, और ऑस्ट्रिया को कहा कि अब तुम जर्मनी के हिस्से हो गए। और ये सब होते हुए बाकी यूरोपियन पावर्स देख रही थी, बट किसी ने कुछ भी नहीं कहा। इसको कहते हैं पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट, कि थोड़ा सा वो हिटलर अपना जो से लिया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उस पर ज्यादती हुई थी, तो वो जर्मनी का हिस्सा वापस ले रहा है, लेने दो, करने दो। ऐसे करते करते बाकी लोग कुछ कह नहीं रहे थे, और हिटलर भी कह रहा था कि बस मैं थोड़ा सा और लूंगा, थोड़ा सा और लूंगा करते वो भी अपनी टेरिटरीज फैला रहा था। वो जानता था कि कोई भी यूरोपियन पावर उससे भी टक्कर नहीं ले सकती है। फिर 1938 के सितंबर में हिटलर ने कहा कि उसके साथ जर्मनी की बाउंड्री के साथ जो चेकोस्लोवाकिया की बाउंड्री लगती है, वहां पे सुडेटन लैंड नाम का एक रीजन है, उस रीजन में बहुत सारे जर्मन्स रहते हैं, तो ये हिस्सा भी हमको मिलना चाहिए। तो इस बात के लिए फिर यूरोपियन पावर्स ने आपत्ति प्रकट की, यानी कि ब्रिटेन और फ्रांस ने। तो इन्होंने कहा, तो हिटलर ने कहा कि आप आइए यहाँ पे हमसे बात करिए और हम आपस में मिल बांट के इसको सुलझा लेंगे। तो फिर म्यूनिक एग्रीमेंट हुआ था, और उसमें ये सारे लीडर्स मिले और इन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है, हिटलर को ये लास्ट चीज करने दो। हिटलर ने कहा कि इसके बाद मैं यूरोप में कोई भी टेरिटोरियल डिमांड नहीं करूंगा, बस इसके आगे मैं नहीं जाऊंगा। और इन सारे लीडर्स ने मिलकर साइन कर दिया इस बात पे कि हाँ ठीक है, इसको सुडेटन लैंड का रीजन लेने दो। तो चेकोस्लोवाकिया के हिस्से से सुडेटन लैंड उसने ले लिया, और चेकोस्लोवाकिया के ही लीडर्स को, उनकी लीडरशिप को इस बात में कुछ भी बोलने का मौका दिया ही नहीं गया। उनको म्यूनिक एग्रीमेंट में बुलाया ही नहीं गया था, बट क्योंकि यूरोपियन पावर जानते थे कि अभी वो जर्मनी से नहीं टकरा सकते, इसलिए वो भी बस टाइम पास कर रहे थे। ये सब तो हो रहा था यूरोप में। इसी समय दुनिया के दूसरे हिस्से में अगर जाएं तो पैसिफिक में आपको नजर आएगा कि जापान की ताकत बहुत मजबूत हो रही थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जापान ने एक्चुअली एलाइज का साथ दिया था, बट अब उनकी जो गवर्नमेंट थी वो ऐसी हो गई थी कि हमको अपने देश को बहुत ज्यादा ताकतवर बनाना है। जैसे यूरोप के ताकतवर कंट्रीज हैं ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, वैसा ही हमको भी अपने आप को पैसिफिक के रीजन में बनाना है। वो ये कहते थे कि एशिया इज फॉर एशियंस, मतलब एशिया के रीजन्स में जो ये जो कॉलोनीज हैं यूरोपियन पावर्स की, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इवन अमेरिका की कॉलोनीज एशिया में क्यों हैं? यहां की सारी कॉलोनीज हमारी होनी चाहिए। तो इस सोच की वजह से फिर जापान की गवर्नमेंट ने एक्सपैंड करना शुरू किया अपनी ताकत को, क्योंकि अगर आप मैप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि जापान काफी छोटा सा एक आइलैंड है, राइट, और उनको इतने सारे बड़े बड़े देशों को कैप्चर करना है, स्पेशली चाइना, तो उसके लिए उनको बहुत ताकत चाहिए और उनको बहुत सारा रॉ मटेरियल चाहिए। और वो जानते थे कि अपने आप को ताकत बनाने के लिए आपको आसपास की जगहों का रॉ मटेरियल लगेगा। इसीलिए फिर 1931 में, ये सब जर्मनी तो बहुत बाद में हुआ था, बट 1931 में ही जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है चाइना का, मंचूरिया नाम का, उसको जापानीज लोगों ने इन्वेड कर दिया। जापान लोग ऑलरेडी कोरिया को अपने कब्जे में कर चुके थे, बट अब जब उन्होंने मंचूरिया को इन्वेड किया तो जो यूरोपियन नेशंस थे जिन्होंने लीग ऑफ नेशंस बनाया था, जिसमें उन्होंने डिसाइड किया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अब लड़ाई नहीं होगी, उस लीग ऑफ नेशंस में जापान भी था। तो जापान से पूछा गया कि अरे भाई, हमने डिसाइड किया है कि हम आपस में लड़ाई नहीं करेंगे, इन्वेजन नहीं करेंगे, आपने कैसे मंचूरिया को इन्वेड कर दिया? तो फिर वहां पे जो जापानीज लीडर था उसने कहा कि जैसे यूरोपियन पावर्स ने इतनी कॉलोनीज बना के रखी हैं अफ्रीका में, एशिया में, वैसे हम क्यों ना करें ऐसा। और ये बोल के वो वहां से निकल गया, और उसके बाद उन्होंने
लीग ऑफ नेशंस से इस्तीफा दे दिया था। और उसके बाद एक्चुअली इटली, जर्मनी, ये लोग भी लीग ऑफ नेशंस से निकल गए थे। तो इस तरह से 1931 में इन्वेड तो कर दिया था चाइना को जापान ने, बट 1937 में यानी 6 साल के बाद पेकिंग के रीजन में चाइना में एक मार्को पोलो इंसिडेंट हुआ, जिसमें जापानीज सोल्जर्स के बीच में और चाइनीज सोल्जर्स के बीच में कुछ गोलियां चली और इसकी वजह से वहां पे टेंशन बढ़ गई। और इस वजह से जापान को यह बहाना मिल गया कि अब इन्होंने हमारे सोल्जर्स पे गोलियां चलाई है, कुछ लोगों को मारा है, तो हम इनको इन्वेड करेंगे। और इस प्रकार जापान के सोल्जर्स आके लैंड करने लग गए शंघाई में और उन्होंने 1937 के नवंबर में शंघाई को कैप्चर किया और दिसंबर में चाइना की कैपिटल नैनकिंग उसको कैप्चर कर लिया। नैनकिंग को कैप्चर करने के बाद जापानीज सोल्जर्स ने वहां की जो लोकल जनता है उसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया। तो यूरोप में हम 1939 तक आ चुके हैं, जहां पे अब वॉर शुरू होने वाला है। तो ऑलरेडी साइनो जापानीज वॉर पैसिफिक में चल रहा था, बट अभी भी हिटलर ने कोई बहुत बड़ा मिलिट्री एक्शन यूरोप में नहीं किया था। म्यूनिक एग्रीमेंट के बाद वो शांत बैठ गया था, बट वो जानता था कि उसको अब पोलैंड पे हमला करना है। बट उसको पता था कि उसने अगर पोलैंड को हमला किया तो तुरंत उसके ऊपर फ्रांस और ब्रिटेन लोग हमला कर देंगे और साथ ही साथ इधर से सोवियत यूनियन भी उस पर लड़ाई करने के लिए उस पर वॉर डिक्लेयर कर देगा। इसी वजह से अचानक से लोगों के सामने ये न्यूज आई अगस्त के महीने में 1939 में जर्मनी और सोवियत यूनियन, इनके जो दोनों लीडर्स थे हिटलर और स्टालिन, इन दोनों में बिल्कुल बनती नहीं थी, इनकी आइडियोलॉजीज बिल्कुल अलग थी, इनके बिलीव्स अलग थे, बट इन्होंने आपस में एक पैक्ट साइन कर लिया, एक समझौता कर लिया जिसको कहते हैं नॉन एग्रेशन पैक्ट। ये साइन हुआ था जर्मनी के रिबेनट्रॉप और सोवियत यूनियन के मोलोटोव के बीच में, इसीलिए इसको रिबेनट्रॉप मोलोटोव पैक्ट भी कहते हैं। और इस पैक्ट में उन्होंने डिसाइड किया कि वो आपस में एक दूसरे से लड़ाई नहीं करेंगे। ये बहुत ही बड़े सरप्राइज की बात थी, सिर्फ वहां के लोगों के लिए नहीं बट पूरी दुनिया के लिए, कि इन लोगों में कैसे संधि हो गई। बट ये हिटलर की एक चाल थी ताकि जब वो पोलैंड पे हमला करे तो सोवियत यूनियन वहां पे शांत बैठा रहे। और इसी नॉन एग्रेशन पैक्ट के अंदर उन्होंने ये भी बात की थी कि जब जर्मनी हमला करेगी पोलैंड के ऊपर तो उसके कुछ समय के बाद ईस्ट साइड से सोवियत यूनियन भी पोलैंड पे हमला करेगा। और उन्होंने डिसाइड किया था कि पोलैंड को वो लोग आधा बांट लेंगे अपने अपने लिए। और इस प्रकार 1 सितंबर साल 1939 को जर्मनी ने इन्वेड कर दिया पोलैंड को। फ्रांस और ब्रिटेन ने बोल के रखा था जर्मनी को कि अगर तुमने पोलैंड को इन्वेड किया तो हम तुम पे वॉर डिक्लेयर कर देंगे। और जब ये हुआ तो उसके बाद 3 सितंबर को इन दोनों कंट्रीज फ्रांस और ब्रिटेन ने जर्मनी के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद 17 सितंबर को सोवियत यूनियन ने भी ईस्ट साइड से पोलैंड को इन्वेड कर दिया। बट अब फ्रांस और ब्रिटेन ने सोवियत यूनियन के ऊपर वॉर डिक्लेयर नहीं किया। ऐसा क्यों? अगर आपको उसका रीजन पता है तो मुझे कमेंट्स में बताना। जब इन दोनों कंट्रीज ने पोलैंड के ऊपर हमला किया तो ऑब्वियसली पोलैंड इतना मजबूत नहीं था उस समय कि इन दोनों कंट्रीज के साथ एक साथ डील कर सके, और अल्टीमेटली यहां पे पोलैंड की हार हुई। और इन दोनों कंट्रीज ने मिलकर पोलैंड को आधा आधा बांट लिया अपने अपने इंफ्लुएंस के लिए, कि जो पोलैंड का लेफ्ट वाला हिस्सा है वो जर्मनी का इंफ्लुएंस रहेगा वहां पे, और ईस्ट साइड के हिस्से पे सोवियत यूनियन का हिस्सा रहेगा। और इसी वजह से पोलैंड इतनी जल्दी हार गया, उसका ये भी रीजन था क्योंकि फ्रांस और ब्रिटेन ने इनकी डायरेक्टली मिलिट्री के टर्म्स में हेल्प नहीं की। वो इसलिए नहीं की क्योंकि वो लोग खुद ही डर रहे थे कि अगर उन्होंने हेल्प की डायरेक्टली तो जर्मनी से उनको लड़ाई करनी पड़ेगी, और ये दोनों कंट्रीज अभी लड़ाई के लिए रेडी नहीं थे। और इन्होंने कहने के लिए तो वॉर डिक्लेयर कर दिया था जर्मनी के ऊपर, बट ये लोग कुछ भी जर्मनी पे हमला नहीं कर रहे थे। ये दोनों बस डिफेंसिव स्ट्रैटेजी लेके बस बैठे हुए थे कि अगर हमारे पे ये लोग अटैक करते हैं जर्मनी के लोग तो हमको अपने आप को कैसे बचाना है। इसीलिए जो टाइम था ये फ्रांस और ब्रिटेन का, जब उन्होंने वॉर डिक्लेयर किया और उसके बाद एक्चुअली जब उन्होंने लड़ाई करना शुरू किया, इसके बीच में बहुत गैप था, कुछ उन्होंने किया ही नहीं था उस टाइम में। उस टाइम को फोनी वॉर कहते हैं। बट जमीन पर लड़ाई नहीं हो रही थी, बट पानी पे लड़ाई हो रही थी, क्योंकि जर्मनी की जो यू बोट्स हैं यानी सबमरीन जो हैं उनको यूज करके वो लोग जितनी भी ब्रिटेन के लिए उनकी जो मर्चेंट शिप्स थी, उनके जहाज जो आते थे उनका सामान लेके आते थे, उनको ये सारी सबमरीन डुबा रही थी। तो पानी पे तो लड़ाई हो रही थी। ईस्टर्न फ्रंट पे सोवियत यूनियन ने सिर्फ पोलैंड को ही कैप्चर नहीं किया, उन्होंने एक्चुअली 1939 में ही फिनलैंड पे भी हमला कर दिया था, जिसको विंटर वॉर कहते हैं। और सोवियत यूनियन ने सोच के हमला किया था कि वो जैसे उनको इन्वेड करेंगे फटाक से फिनलैंड लोग हार जाएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। फिनलैंड लोगों ने जबरदस्त रेजिस्टेंस दिखाया और बहुत बहादुरी से वो लोग लड़े। अल्टीमेटली यहाँ पे हार तो हुई फिनलैंड की, बट उन्होंने हार करते करते इतना बुरी तरह परेशान कर दिया था सोवियत यूनियन को कि इससे सोवियत लोगों की ही बदनामी हुई। और इसी वजह से हिटलर को और कॉन्फिडेंस आया कि देखिए इन्होंने फिनलैंड के ऊपर हमला तो किया सोवियत यूनियन ने, बट ये कितनी कमजोर कंट्री है कि
इतनी आसानी से ये लोग फिनलैंड को भी नहीं हरा पाए। इसका मतलब जब हमको इन्वेट करना होगा सोवियत यूनियन को, तो हम इनको आराम से हरा देंगे। ईस्टर्न फ्रंट पे ही जो बाल्टिक स्टेट्स हैं वो भी अब सोवियत यूनियन के कब्जे में थे, यानी लातविया, ल्यूथेनिया और इस्टोनिया। अप्रैल के महीने में 1940 में हिटलर ने इन्वेट किया नॉर्वे को, ऊपर का जो कंट्री है यूरोप के एकदम ऊपर की तरफ। और उसके बाद मई में जो लो कंट्रीज हैं, बेल्जियम और फिर नेदरलैंड्स, इनको भी इन्वेट करके वो फ्रांस की तरफ मूव करना शुरू किया। वही फ्रांस जिसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी को हराया था। जहां जहां भी जर्मनी की फोर्सेस अटैक कर रही थी वहां बहुत तेजी से उनको जीत मिल रही थी, क्योंकि वो लोग ब्लिट्जक्रीग का इस्तेमाल कर रहे थे। ब्लिट्जक्रीग यानी लाइटनिंग वॉर, यानी जहां पे आपको पता है कि दुश्मन की फोर्सेस जहां पे कमजोर हैं वहां पे बहुत तेजी से बहुत सारा अटैक, और ये लगातार सक्सेसफुल हो रहा था जर्मन की आर्म फोर्सेस के लिए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद फ्रांस का ये माइंडसेट हो गया था कि उनकी सारी वॉरफेयर की स्ट्रैटेजी अब डिफेंसिव होगी। मतलब अगर ईस्ट की साइड से जर्मनी उनको इन्वेड करती है तो उनको रोकने के लिए उन्होंने एक डिफेंसिव फोर्टिफिकेशन बना लिए थे जिनको मैजिनो लाइन कहते थे। मतलब बहुत सारे ऐसे बंकर्स बने हैं, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे और अंडरग्राउंड भी, कि उनको क्रैक करके कोई भी फोर्स, इन्वेडिंग फोर्स आ ही नहीं सकती। ये उन्होंने सोचा हुआ था फ्रांस के लोगों ने। बट ये जो मैजिनो लाइन थी, ये फ्रांस और जर्मनी का जो बॉर्डर था वहां पे तो बहुत मजबूत थी, बट कहीं कहीं पे ये लाइन बहुत वीक थी और कहीं पे लाइन ये ऑलमोस्ट थी ही नहीं। और उसमें से एक जगह थी आर्डेन के फॉरेस्ट, वो जंगल, उस जंगल में मैजिनो लाइन ऑब्वियसली नहीं थी, और उन्हीं जंगलों के थ्रू हिटलर के, जर्मनी के पैंजर्स, उनके टैंक्स वहां से आना शुरू हुए। और एकदम हैरान हो गई फ्रांस की आर्म फोर्सेस की कहां से इतने सारे टैंक्स कैसे आ रहे हैं। बट ऑब्वियसली इस चीज का कोई जवाब नहीं था। फ्रेंच जनरल्स पूरी तरह कंफ्यूज हो गए, वो अपने सोल्जर्स को ढंग से ऑर्डर नहीं दे पा रहे थे, उनको पता नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है। और ऐसा कहा जाता है कि एक्चुअली फ्रांस की मिलिट्री इतनी कमजोर नहीं थी जितनी जल्दी वो लोग हार गए बैटल ऑफ फ्रांस में। बट ब्लिट्जक्रीग का फायदा हुआ यहां पे जर्मनी को, और जो भी ब्रिटिश और फ्रेंच फोर्सेस जो जर्मनी से लड़ने के लिए ऊपर से आ रही थी बेल्जियम के रीजन से जर्मनी को रोकने के लिए, उनको नीचे से काटते हुए, पीछे से पूरी तरह घेरते हुए जर्मन फोर्सेस आगे बढ़ने लगी। और जब ये बात रियलाइज की ब्रिटिश लीडरशिप ने कि यहां पे हमारी फोर्सेस अब फंस जाएंगी, तो उन्होंने उनको ऑर्डर दिया रिट्रीट करने का, पीछे हटने का। तो लगातार यहां से जर्मन फोर्सेस आगे बढ़ रही थी और यहां से इंग्लिश और फ्रेंच फोर्सेस पीछे हट रही थी। तो उनको पीछे धकेलते धकेलते फाइनली डनकर्क के बीचेस पे बहुत सारे 3 लाख से ज्यादा ब्रिटिश और फ्रेंच ट्रूप सब इकट्ठा हो गए, और उनको ये था कि अब पीछे उनके पानी आ चुका है, आगे उनके जर्मन हैं, अब वो यहां मारे जाएंगे। बट यहां पे फाइनली बहुत ही चमत्कार की तरीके से आप कह सकते हैं, ब्रिटेन ने अपने सोल्जर्स को और कुछ फ्रेंच सोल्जर्स को भी यहां से इवैक्यूएट किया, जो डनकर्क का इवैक्यूएशन है जिसको मिरेकल कहते हैं। और इसी वजह से बहुत सारे जो ट्रूप्स हैं ब्रिटेन के जहां फंस जाते, मारे जाते, उनको उन्होंने बचा लिया। जून 14, 1940 को जर्मन फोर्सेस ने पेरिस को कैप्चर कर लिया, और इस तरह से वो कंट्री फ्रांस, जिनको जर्मनी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में नहीं हरा पाए थे, उनको उन्होंने इस बार हरा दिया। और अब यूरोप में एक तरह से आप कह सकते हैं कि सारी कंट्रीज या जर्मनी के साथ हो चुकी थी या जर्मनी से हार चुकी थी। अब उनके सामने बस एक पावर बची थी, ब्रिटेन। ब्रिटेन का एडवांटेज ये था कि वो एक आइलैंड नेशन था, मतलब चारों तरफ पानी से घिरा हुआ था, और इसीलिए डायरेक्टली आर्मी भेज के उनको इन्वेड करना आसान नहीं था। इसीलिए हिटलर चाहता था कि इन्वेजन से पहले बहुत हैवी बॉम्बार्डमेंट करवाई जाए ब्रिटेन के ऊपर, और इसीलिए फिर जो जर्मनी के प्लेन्स ने जाके लंदन के ऊपर और ब्रिटेन के इंपॉर्टेंट मिलिट्री लोकेशन पे बॉम्ब गिराना शुरू किया। इसको द ब्लिट्ज कहते हैं। और इसमें फिर ऑब्वियसली ब्रिटेन लोगों ने भी जवाब देना शुरू किया। बहुत महीनों तक ये लड़ाई चली, बट अल्टीमेटली जर्मनी ने वो जो मिशन है उसको गिव अप कर दिया। यहां पे ब्रिटेन की जीत हुई थी, जिसको बैटल ऑफ ब्रिटेन कहते हैं। और इस वजह से जर्मनी का जो प्लान था ब्रिटेन को इन्वेड करने का, वो प्लान उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि उन लोगों को लगा ऐसे भी वो लोग बहुत वीक हो चुके हैं, उनके पास जो मर्चेंट की सप्लाई आ रही है, उनकी शिप्स जो आ रही है, उनको हम वैसे भी डुबा रहे हैं पानी में बैटल ऑफ अटलांटिक में, तो क्यों हम इनके बारे में टेंशन लें। हम अपने रियल टारगेट की तरफ ध्यान देते हैं, जो कि था सोवियत यूनियन। अभी मैंने आपको बताया कि 1939 में जर्मनी और सोवियत यूनियन के बीच में एक नॉन एग्रेशन पैक्ट होकर रखा था, मतलब उनमें आपस में लड़ाई नहीं होगी। बट फिर भी जून 22, 1941 को हिटलर ने उस पैक्ट को तोड़ा और अपनी फोर्सेस को सोवियत यूनियन में भेज दिया अटैक करने के लिए। जब ये बात स्टालिन को बताई गई तो वो उसको भरोसा ही नहीं हो रहा था। पहले कुछ समय तक तो उसने माना ही नहीं कि ये इन्वेजन एक्चुअली हो रहा है, और वो अपने ही लोगों को, अपने ही लीडर्स को बोल रहा था कि तुम ऐसे ही बोल रहे हो, तुमको पता नहीं है, तुमने दारू पी हुई है। वो डिसबिलीफ में था कंप्लीटली।
बट ये अटैक हो रहा था और शुरुआत में इतना तेजी से आगे बढ़े जर्मन फोर्सेस की लाखों लाखों ट्रूप्स को वो घेर के बस आगे बढ़ जा रहे थे। इस वजह से ये जो ब्लिट्जक्रीग का जो कमाल है जो उन्होंने फ्रांस में देखा था वो उनको यहां पे भी नजर आ रहा था और इतना तेजी से वो आगे बढ़ रहे थे कि ऐसा लग रहा था कि स्टालिन बहुत आसानी से मॉस्को को हार जाएगा। आप ये सोचो कि जुलाई 1941 तक आते आते सिर्फ एक महीने में जर्मनी की आर्म्ड फोर्सेस ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर की रेंज में आ चुकी थी मॉस्को के। परंतु इस मोमेंट पे हिटलर की अपनी जो मिलिट्री कमांडर्स हैं उनके साथ कुछ बहस हुई और उसने कुछ ऐसा डिसीजन लिया जिसने पूरी तरह वर्ल्ड वॉर 2 को पलट दिया जर्मनी के अगेंस्ट। उसने ये ऑर्डर दिया कि हम मॉस्को पे जो आगे बढ़ रहे हैं उसको हम रोकते हैं, जो हमारे नीचे के जो ऑपरेशंस हैं जो साउथ के रीजन में सोवियत यूनियन पर जो हम अटैक कर रहे हैं वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, तो उसकी हेल्प करने के लिए उसने मिडल वाले अटैक से निकाल के कुछ फोर्सेस यहां पे भेजी और यहां उनको फाइनली जीत मिली साउथ में। और उसके बाद जब वापस ये फोर्स वापस सेंटर पे गई सोवियत यूनियन के मॉस्को पर अटैक करने के लिए, तब तक अक्टूबर 1941 हो चुका था और ठंडी शुरू होने वाली थी। और जब फिर अक्टूबर में इन्होंने मार्च शुरू किया मॉस्को के ऊपर, तो ठंडी की वजह से, इनके पास रॉ मटेरियल नहीं थे उसकी वजह से, और इनके जो सोल्जर्स थे वो बुरी तरह थक चुके थे, उनमें बीमारियां फैल रही थी। और फाइनली फिर दिसंबर 1941 में मॉस्को के बिल्कुल गेट्स पे आते आते ये बैटल हुआ मॉस्को का। और इस लड़ाई में जो इतना टाइम मिल गया था सोवियत यूनियन को तैयारी करने के लिए, उस टाइम की वजह से उन्होंने अपने आप को मॉस्को को रीइंफोर्स कर लिया था और यहां पे बैटल ऑफ मॉस्को में रेड आर्मी सोवियत यूनियन की जीत हुई और जर्मनी की पहली बड़ी हार यहां पे हुई थी। और इसके बाद इन्होंने धीरे 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 पीछे धकेलना शुरू किया। 1941 दिसंबर में जो बैटल ऑफ मॉस्को यूरोप में हो रहा था, दिसंबर में ही पैसिफिक में कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो रही थी। वहां पे ये था कि पैसिफिक के रीजन में जितनी भी यूरोपियन कॉलोनीज थी, चाहे वो डच ईस्ट इंडीज हो गया, ब्रिटिश मलया हो गया, इवन भारत जो ब्रिटिश कॉलोनी थी उस समय, इन सारे रीजन्स को धीरे धीरे जापानीज लोग थ्रेटन कर रहे थे। और अब यूरोपियन पावर्स को लग रहा था कि हमारी जो कॉलोनीज है वो हमारे यहां से निकल जाएंगी, बट अभी भी डायरेक्ट एक्शन जापानीज लोगों ने नहीं किया था। बट ये जो वेस्टर्न पावर्स थी, ब्रिटेन, अमेरिका, ये जानते थे कि क्योंकि यहां पे जापान ने इतना अटैक करके रखा है तो शायद हमारी कॉलोनीज पे भी अटैक करेंगे, इसीलिए इन्होंने वार्निंग्स इशू करना शुरू किया जापान को। बट फाइनली फिर अमेरिका ने जब ये अनाउंस किया कि जापान ने जितने भी रीजन्स को कैप्चर किया है उनको वापस करे, अगर उसने वापस नहीं किया तो हमसे वो जो ऑयल लेता है जापान, वो ऑयल को हम कंप्लीटली कट ऑफ कर देंगे। ये बहुत बड़ी बात थी जापान के लिए, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि जापान छोटा सा कंट्री है और उनको जो सारा ऑयल मिल रहा था ये लड़ाई करने के लिए, वो ऑयल उनको अमेरिका से ही मिल रहा था। तो अब अगर ऑयल नहीं मिलेगा तो वो कुछ कर नहीं पाएंगे, वो अपना जो उनका सपना है एक बड़ी पावर बनने का वो पूरा नहीं होगा। तो उनको ये तो था कि जो वो आगे बढ़ चुके हैं, उन्होंने कदम उठा चुका है, उसको पीछे तो नहीं करेंगे। तो अमेरिका को कैसे अपने घुटनों पे लाया जाए, अमेरिका के ऑयल को हम कैसे लें। तो जापान लोग ये मानते थे कि अमेरिका की जो जनता है वो इतनी मजबूत नहीं है, उनमें वो बात नहीं है कि वो एक लंबी लड़ाई कर पाएंगे। तो अगर हमने एक झटके में अमेरिका पे अटैक किया, उनके अगर स्पिरिट को तोड़ दिया, तो हम अमेरिका को हरा सकते हैं। इसी वजह से जापान ने फिर डिसाइड किया कि वो अमेरिका के साथ लड़ाई करने जाएगा। अगर आप देखें मैप में तो अमेरिका से बहुत दूर है, अमेरिका और जापान के बीच में है। वहां पे पर्ल हार्बर में अमेरिका की एक नेवी की फ्लीट थी, उस फ्लीट पे इन्होंने हमला किया। जापानीज बहुत सारे जीरो फाइटर्स आए और पर्ल हार्बर पे उन्होंने एकदम तहलका मचा दिया। इतना जबरदस्त हमला किया था इन्होंने कि यहाँ पे जो अमेरिकन फोर्सेस थी वो पूरी तरह सरप्राइज हो गई और लगभग 2300 से ज्यादा लोगों की जान गई। यहाँ पे पर्ल हार्बर में अमेरिका ने अपने बहुत सारे प्लेन्स को गंवाया, बहुत सारी शिप्स उनकी डैमेज हुई और बहुत सारी शिप्स डूब भी गई। परंतु उनके जो एयरक्राफ्ट कैरियर थे वो उस दिन 7 दिसंबर 1941 को जब जापानीज लोगों ने अटैक किया था, उस दिन उनके बहुत सारे एयरक्राफ्ट कैरियर वहां पे थे ही नहीं। वो लोग बाहर गए हुए थे पर्ल हार्बर से एक्सरसाइज करने के लिए। बट इस अटैक की वजह से जापान का जो इंटेंशन था कि वो एक बार में हरा देंगे अमेरिका को, वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। अगले ही दिन 8 दिसंबर को अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने अनाउंस किया कि वो अब जापान से लड़ाई करेंगे। यहां पे एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों ऐसा कहते हैं कि एक्सियल कंट्रीज में जापान भी आता है? क्योंकि 1940 में जापान, जर्मनी और इटली, इन तीनों कंट्रीज के बीच में एक ट्राईपार्टाइट पैक्ट होकर रखा था। मतलब अगर किसी भी देश पे हमला हुआ तो दूसरा देश उनकी मदद करने के लिए आएगा। बट यहां पे इंटरेस्टिंग बात यह है, जर्मनी और इटली तो साथ में है यूरोप में, बट जापान इतना दूर है तो डायरेक्टली मिलिट्री अपने ट्रूप्स भेज के हेल्प करना एक दूसरे के लिए बहुत मुश्किल था। तो इसीलिए अब डिसाइड हो चुका था कि वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका भी एंटर करेंगे। अभी तक अमेरिका इसलिए नहीं एंटर कर रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उन्होंने एंटर किया, उनके सोल्जर्स मारे गए,
वो अमेरिका कितना दूर है, यूरोप में आके वो क्यों लड़ाई कर रहे हैं, इसी वजह से वो लोग इसमें इन्वॉल्व होना नहीं चाहते थे। बट क्योंकि पर्ल हार्बर पे हमला हुआ, इसी वजह से अमेरिकन जनता को बहुत गुस्सा आ गया था, उनको अब बदला लेना था। तो इसीलिए जो पैसिफिक थिएटर में जो वॉर हो रहा था, इसको पैसिफिक वॉर भी कहते हैं। शुरुआत में इसमें जापान की जीत हुई, उन्होंने ब्रिटिश मलया को कैप्चर किया, फिर सिंगापुर को कैप्चर किया, जहां से अल्टीमेटली फिर इंडियन नेशनल आर्मी भी निकली थी, और उन्होंने फिलीपींस को भी कैप्चर किया जो कि अमेरिकन कॉलोनी थी, और बहुत सारे चाइना के जो ईस्टर्न रीजन हैं वो अब जापान के हाथ में आ चुके थे। तो अगर आप जापान का वर्ल्ड वॉर 2 में जो पीक जो उनका था उसको देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि बहुत सारे एरियाज उनके पास थे और बहुत सारे पैसिफिक के आइलैंड्स उनके कब्जे में थे अब। बट धीरे धीरे करके अमेरिका ने अपने ऑपरेशंस को, अपने नेवल प्रोडक्शन को इंप्रूव करना शुरू किया, और जून 1942 में बैटल ऑफ मिडवे हुआ, जिसमें अमेरिकन नेवी ने एक डिसाइसिव हार दी जापानीज नेवी को। मिडवे में जीत मिलने के बाद अमेरिका अब ऑफेंसिव पे चला गया, और उन्होंने फिर ग्वाडल कैनाल कैंपेन किया। सोलोमन आइलैंड्स जो है उसका जो सबसे नीचे वाला एरिया है ग्वाडल कैनाल, उसको उन्होंने, वहां पे एम्फीबियस लैंडिंग्स हुई अमेरिकन फोर्सेस की, और धीरे धीरे करके उन्होंने जापानीज ट्रूप्स को वहां से निकालना शुरू किया। फिर से चलते हैं यूरोप की तरफ। सिर्फ लड़ाई यूरोप में ही नहीं हो रही थी, ईस्टर्न फ्रंट पे ही नहीं हो रही थी, नीचे नॉर्थ अफ्रीका के रीजन में भी लड़ाई हो रही थी। वो इसलिए क्योंकि जो एक्सियल फोर्सेस थी इटली और जर्मनी, वो चाहते थे कि जो सुएज कैनाल है वहां पे, जहां से जितना ऑयल मिलता है ब्रिटिश फोर्सेस को, जो इंडिया से कनेक्टेड है, इतना रॉ मटेरियल मिल रहा है, इतने ट्रूप्स मिल रहे हैं, सुएज कैनाल पे हमको कैप्चर करना है, हमको कब्जा करना है। तो पहले तो सिर्फ इटली और ब्रिटेन के बीच में लड़ाई हो रही थी, और ब्रिटेन इटली को बहुत बुरी तरह हरा रहा था। बट जब जर्मनी ने देखा कि अगर यहाँ पे इटली हार गया तो हमारा सुएज कैनाल का जो हमारा इंटेंशन है, हमको सुएज कैनाल को कैप्चर करना है, वो हम कर नहीं पाएंगे। तो फिर हिटलर ने अपने ट्रूप्स को अफ्रीका कोर बना के यहां पे भेजा अफ्रीका में लड़ाई करने के लिए, जिनको लीड कर रहे थे एडविन रॉमल, जो वर्ल्ड वॉर 2 के जर्मनी के बहुत ही फेमस जनरल हैं। रॉमल के आने के बाद यहां पे एक्सियल जीत होना शुरू हुआ। उन्होंने धीरे धीरे करके नॉर्थ अफ्रीका के रीजन में अपनी पूरी पकड़ बना ली थी। बट जब वो बिल्कुल पास में आ गए सुएज कैनाल के पास, तब वहां पे एक बैटल ऑफ एल एलामेन हुआ था, जिसमें जर्मनी की हार हुई, और अब वापस जर्मनी के कमांडर ने पीछे हटना शुरू किया अपनी फोर्स को और इटालियन फोर्सेस को लेके। और फिर दूसरी तरफ इधर ही ब्रिटेन की फोर्सेस को हेल्प करने के लिए यहां पे अमेरिकन फोर्सेस आ गई, और 1942 के बिल्कुल एंड तक आते आते तो अब जो जर्मनी की फोर्सेस थी वो एक तरफ से लड़ाई कर रही थी ब्रिटिश कॉमनवेल्थ फोर्सेस के साथ, और दूसरी तरफ यहां से अमेरिकन आ गए थे, जिनको लीड कर रहे थे जॉर्ज पैटन। तो इस तरह से जो दोनों एलाइड साइड से जो फोर्सेस आ रही थी, उन्होंने जर्मनी की फोर्सेस को और जो एक्सियल फोर्सेस है उनको पीछे धकेलना शुरू किया, और फाइनली यहां पे एक्सियल हार हुई। अलाइड लोगों की ये पहली बड़ी जीत थी। नॉर्थ अफ्रीका के कैंपेन को उन्होंने एक जीत के साथ कंप्लीट किया। इनका नेक्स्ट प्लान ये था कि अब नॉर्थ अफ्रीका से वो लोग जाएंगे आगे सिसिली की तरफ, यानी इटली के नीचे जो एक आइलैंड है उसको वो इन्वेड करेंगे। अब नॉर्थ अफ्रीका के बिल्कुल टिप से अगर आप मैप में देखेंगे तो यहां से उन्होंने अपनी लैंडिंग शुरू की सिसिली की तरफ। सिसिली के बाद उन्होंने मेनलैंड इटली को भी इन्वेड किया, और जुलाई 1943 में जो इटली के उस समय एम्परर थे विक्टर इमानुएल III, उन्होंने मुसोलिनी को अपने पास बुलाया और उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हारी वजह से हमारी इतनी बुरी तरह यहाँ पे हार हुई है, अब तुम अपनी पावर छोड़ दो। उसको उसने मुसोलिनी को अरेस्ट करवा दिया और ये डिक्लेयर कर दिया कि अब इटली जो एक एक्सियल कंट्री था वो अब एलाइज के साथ लड़ाई करेंगे जर्मनी के अगेंस्ट। जब ये बात हिटलर को पता चली तो ऑब्वियसली वो बहुत गुस्सा हुआ, क्योंकि उसको लगा कि अरे तो हमारे साथी थे, ये तो हमको छोड़ के जा रहे हैं। तो उसने तुरंत अपने कमांडर्स को ऑर्डर दिया कि इटली में जितनी भी उनकी आर्म फोर्सेस हैं उनको डिसआर्म कर दो और खुद कब्जा कर लो। तो इसीलिए इटली की जो जनता है उनको ऐसा लगता था कि हमारे साथ हमारे दोस्त ने इतना बड़ा विश्वासघात किया कि हमने कह दिया कि हमको अब लड़ाई नहीं करनी है, तो उनकी फोर्सेस ने हमारे यहां पे आके कब्जा करना शुरू कर दिया, हम ही को मारना शुरू कर दिया। इसी दौरान ईस्टर्न फ्रंट पे यूरोप में भी बहुत बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे थे। 1942 के एंड में आते आते स्टालिनग्राड के बैटल में फाइनली सोवियत यूनियन ने जर्मनी को हरा दिया। जर्मनी की 6th आर्मी जो थी उन्होंने सरेंडर कर दिया था, और ये पहली बार था जब जर्मनी की आर्मी ने एक सेट बैटल में हार मानी थी। स्टालिनग्राड की लड़ाई इसीलिए वर्ल्ड वॉर 2 की आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लड़ाई थी, क्योंकि इस लड़ाई के बाद एक साइकोलॉजिकल चेंज आया पूरी दुनिया के मन में जर्मनी को लेकर। क्योंकि इसके पहले लगता था कि जर्मनी हार नहीं सकती है, बट स्टालिनग्राड में प्रूव हो गया कि अगर सही तरह से, सही मात्रा में एंडलेस सप्लाई ऑफ ट्रूप्स हैं आपके पास बहुत असला है, तो आप जर्मनी को भी हरा सकते हो। इसके बाद अगले साल 1943 में ईस्टर्न फ्रंट पे ही बैटल ऑफ कर्स्क हुआ, जिसमें जर्मनी और सोवियत यूनियन आमने सामने हुए। इसमें जर्मनी ने बहुत सारे टैंक्स को गवाया और इसमें भी उनकी हार हुई।
हालांकि हर लड़ाई में सोवियत यूनियन की जो कैजुअलिटीज थी वो बहुत ज्यादा थी जर्मनी के कंपैरिजन में, बट जीत वहां पे रेड आर्मी सोवियत यूनियन की ही हो रही थी। फिर इस साल के एंड यानी 1943 में जो 3 बिग एलाइड लीडर्स थे, रूजवेल्ट, स्टालिन और चर्चिल, इन तीनों ने एक सम्मेलन किया, तेहरान कॉन्फ्रेंस की इन लोगों ने, और इसमें इन्होंने ये डिसाइड किया कि अब जो एलाइड फोर्सेस हैं जो इटली में आगे बढ़ रही है, उनको वहां पे आगे बढ़ने में तकलीफ हो रही है, इसीलिए अब नॉर्थ वेस्टर्न फ्रांस की तरफ से एलाइड इन्वेजन होगा। वहां पे जो अटलांटिक वॉल है उसको भेद के अमेरिकन और ब्रिटिश फोर्सेस फ्रांस को इन्वेड करेंगी, और इसका नाम था ऑपरेशन ओवरलॉर्ड। डी डे था 6 जून 1944 को, जब अमेरिकन और ब्रिटिश फोर्सेस जो 5 बीचेस थे नॉर्मंडी के, वहां पे लैंड किए, सक्सेसफुल लैंडिंग्स हुई, और उसके बाद उन्होंने नॉर्मंडी से आगे बढ़ना शुरू किया और जर्मनी की जो फोर्सेस थी वो पीछे 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 हटना शुरू हुई। उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद 22 जून 1944 को ईस्टर्न फ्रंट पे स्टालिन ने लॉन्च किया ऑपरेशन बाग्रासियों, और इस ऑपरेशन के अंतर्गत इतना तेज, इतनी भारी मात्रा में सोवियत ट्रूप्स ने वेस्ट की तरफ बढ़ना शुरू किया कि ऑलमोस्ट जो आर्मी ग्रुप सेंटर है जर्मनी का वो ऑलमोस्ट पूरी तरह तबाह हो गया। तो अब देखिए यहां से अब वेस्टर्न अलाइज आ रहे थे और यहां से सोवियत यूनियन आगे बढ़ रहा था, और जर्मनी जो है बीच में धीरे 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 उनकी जो बाउंड्रीज है वो श्रिंक हो रही थी। 1944 के एंड में जर्मनी के हिटलर ने एक फाइनल डेस्परेट काउंटर अटैक किया, जिसको आर्डेन ऑफेंसिव कहते हैं। उसने कोशिश की थी कि जितनी यहां पे वेस्टर्न आर्म फोर्सेस इकट्ठा होकर रखी हैं उनको हमने अगर हरा दिया ना, उनको हम वापस बैटल ऑफ फ्रांस में हमने हराया था वैसे उनको हरा देंगे, और फिर हम इनके साथ संधि कर लेंगे और फिर पूरा फोकस करेंगे सोवियत यूनियन के ऊपर। बट इस लड़ाई में भी आर्डेन ऑफेंसिव, जिसको बैटल ऑफ द बल्ज भी कहते हैं, इस लड़ाई में भी जर्मनी की हार हुई, और अब 1945 के स्टार्टिंग में आते आते ये क्लियर हो गया था कि बस अब कुछ ही हफ्तों की बात है, जर्मनी हार जाएगी। 1945 के शुरुआत तक आते आते पैसिफिक थिएटर में भी ये क्लियर हो चुका था कि अब जापान जीत तो नहीं सकता। एक एक करके पैसिफिक के सारे आइलैंड्स जापान के हाथ से निकल रहे थे, चाहे वो फिलीपीन हो, चाहे वो ब्रिटिश मलया हो, सिंगापुर, सब कुछ उनके हाथ से निकल गया था, और अब अमेरिकन फोर्सेस जापान के मेन लैंड के बहुत नजदीक आ चुके थे। परंतु जैसे अमेरिकन नजदीक पहुंच रहे थे जापान के मेन लैंड पे, वो देख रहे थे कि जापानीज रेजिस्टेंस बहुत फियर्स हो रहा है, बहुत स्ट्रांग हो रहा है, और जापानीज सोल्जर्स अपने आप को मार रहे थे, अपने आप को गोलियों के सामने फेंक रहे थे ताकि एलाइड सोल्जर्स आगे ना बढ़ पाए। ये देख के एलाइड कमांडर्स घबरा रहे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि यहां पे हम शायद जीत भी जाए जापान से, बट यहां पे हमको बहुत कैजुअलिटीज हो जाएंगी। वापस यूरोपियन थिएटर में आते हैं। स्टालिन ने ईस्टर्न फ्रंट से अटैक किया बर्लिन के ऊपर, जो फाइनली जर्मनी की कैपिटल थी, जहां पे हिटलर था। बैटल ऑफ बर्लिन में कंक्लूसिव डिसाइसिव जीत हुई रेड आर्मी की, और जर्मनी की आर्मी को यहां पे हार मिली। 30 अप्रैल 1945 को हिटलर ने बर्लिन में अपने बंकर में सुसाइड कर ली। उसके 2 दिन पहले बेनितो मुसोलिनी को भी एग्जीक्यूट कर दिया गया था। तो इस तरह से यूरोप में जो 2 बड़े एक्सिल लीडर्स थे, बेनितो मुसोलिनी और अडोल्फ हिटलर, ये दोनों अब मर चुके थे। और 8 मई 1945 को जर्मनी की आर्म फोर्सेस ने अनकंडीशनल सरेंडर कर दिया, और इसीलिए 8 मई को विक्ट्री इन यूरोप डे मनाया जाता है। बट अभी भी पैसिफिक थिएटर की लड़ाई बाकी थी। जैसे मैंने पहले भी कहा कि अमेरिकन कमांडर्स इस बात को देख के बहुत घबरा रहे थे कि अगर हमने मेन लैंड जापान को इन्वेड किया तो यहां पे हमको जीत तो मिल जाएगी, बट बहुत कैजुअलिटीज होंगी। उस चीज को अवॉइड करने के लिए इन्होंने डिसाइड किया कि हम जापान के ऊपर एटॉमिक बॉम्ब्स गिराएंगे। इसके साथ ही वेस्टर्न एलाइज ने स्टालिन के साथ भी इस बात पे हाथ मिला लिया था कि आप भी जापान को इन्वेड करो और हमारी हेल्प करो जापान को जल्दी हराने के लिए। तो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे पहला एटॉमिक बॉम्ब गिराया अमेरिका ने। उसके 2 दिन के बाद 8 अगस्त 1945 को सोवियत यूनियन ने मंचूरिया के रीजन को इन्वेड कर दिया, वहां पे जापानीज सोल्जर्स के साथ लड़ाई करने के लिए। बट अभी भी जापान ने सरेंडर नहीं किया था। फिर 9 अगस्त 1945 को एक दूसरा एटॉमिक बॉम्ब नागासाकी पे अमेरिकन ने गिराया, और 6 दिन के बाद 15 अगस्त 1945 को जापान के जो एम्परर थे उन्होंने फाइनली कहा कि अब हम सरेंडर करेंगे, और 2 सितंबर 1945 को जापान ने सरेंडर के डॉक्यूमेंट पे साइन किया अमेरिका के साथ। और इस तरह वर्ल्ड वॉर 2 जो यूरोप में स्टार्ट हुआ था 1 सितंबर 1939 को, वो खत्म हुआ पैसिफिक थिएटर में 2 सितंबर 1945 को। वॉर खत्म होने के बाद अब यह मुद्दा था कि जितने भी वॉर क्रिमिनल्स हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो गए, चाहे वो मिलिट्री के लोग हो गए, जर्मनी के, जापान के,
इन सबको इकट्ठा करके इनको अब सजा देनी है। तो इसीलिए यूरोप के जितने भी ऐसे लीडर्स थे जिन्होंने सिविलियंस के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था और बहुत सारे ज्यूज को उन्होंने मारा था, उन सबके उनको इकट्ठा करके एक न्यूरमबर्ग ट्रायल्स हुए जिसमें इन लोगों को दोषी पाया गया और उनको एग्जीक्यूट किया गया। सिमिलरली यहाँ पे भी टोक्यो ट्रायल्स हुए और यहाँ पे भी बहुत सारे जो जापानीज लीडर्स थे उनको भी ट्रायल पे डाला गया और उनको भी सजा मिली। तो इस तरह से वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ। इसको कहते हैं कि पूरे मानव के इतिहास का सबसे ज्यादा घातक बैटल था, क्योंकि इसमें 6 से 8 करोड़ लोगों की जान गई, जिसमें से लगभग 5.5 करोड़ तो सिविलियंस थे। इसके साथ ही जो नाजी पार्टी के लीडर्स ने जो होलोकॉस्ट किया था उसमें 60 लाख से भी ज्यादा जूस को मारा गया था। ये पूरा वीडियो इसमें मैंने जो वर्ल्ड वॉर 2 जो कवर किया है ये बहुत ही शॉर्ट में कवर किया है। अगर आपको वर्ल्ड वॉर 2 बिल्कुल डिटेल में जानना है तो मैंने इसकी पूरी सीरीज बनाई है, एपिसोड 1, 2, 3, 4 करके। उस सीरीज का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और अगर आपको वर्ल्ड वॉर 2 से रिलेटेड बुक्स पढ़नी है तो मैं एक बुक आपको रिकमेंड करूंगा, जरूर पढ़िए उसको। उस बुक का नाम है द सेकेंड वर्ल्ड वॉर और उसको लिखा है एंटनी बीवर ने। उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।